हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो इस मोल कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे एटम्स का मास कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू कर दें। ध्यान से समझिएगा एटम का एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए मास के लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल की जाती है। तो किसी भी चीज़ का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक यूनिट होती है पर्टिकुलर, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जाती है। जैसे केजी, मास को हम केजी में नापते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक एप्पल ख़रीदना है, तो एप्पल का क्या करते हैं, मास निकालते हैं, मास ऑफ 1 एप्पल। अगर 1 एप्पल का मास निकालते हैं तो हमें कैसे पता चलता है, तो वो केजी में या ग्राम में उसको क्या करता है, मीज़र कर लेता है। तो अब शुरुआत में ये केजी की वेट नहीं थी, तो कैसे मेज़र करते थे। तो हमने क्या करा था, मान लीजिए इसको हमने स्टैंडर्ड बनाने के लिए, जैसे पुराने ज़माने में क्या करते थे, एक बाट ले लेते थे, उस बाट से कंपैरिजन करके किसी दूसरी चीज़ का मास निकाल लेते थे। लेकिन अब हर जगह ऐसा नहीं चलता, तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया। तो स्टैंडर्ड में क्या करें, यहाँ पर एक इरिडियम और प्लेटिनम एलॉय मतलब मिश्र धातु हो गई, तो ये एलॉय एक बनाई और इसका पर्टिकुलर साइज़ रख दिया। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा एक सिलेंडर बना दिया। तो इस सिलेंडर को जो वेट निकाला वो 1 kg रख दिया। ठीक है, तो शुरुआत में अगर हम कहें कि मास ऑफ 1 एप्पल कितना है, तो मान लीजिए ये 15 सिलेंडर के बराबर आता है। ठीक है, मास ऑफ 15 सिलेंडर, मास ऑफ 15 सिलेंडर। तो अब एक एप्पल का मास हम जो है 15 सिलेंडर में बताएंगे तो ये अजीब सा लगेगा। जैसे अब हम कहें कि अगर हमें शुगर लेना है, तो मास ऑफ शुगर, अब ढेर सारी शुगर ली, कितनी शुगर ली है, तो हमने इक्वल टू कर लिया कितने, 5 सिलेंडर के इक्वल हमने शुगर लिया, तो मास ऑफ 5 सिलेंडर। तो अब यहाँ पर ये जो सिलेंडर है ये स्टैंडर्ड यूनिट है, तो हमने इसको रिप्लेस किया स्टैंडर्ड यूनिट में, इसका नाम केजी रख दिया। तो अब जो शुगर का मास आ गया वो 5 kg आ गया। तो इस तरीके से ये यूनिट बनाई। ठीक है, तो मास ऑफ 1 एप्पल 15 सिलेंडर का मतलब हो गया 15 kg। तो अब चूँकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में क्या है, एटम्स का मास निकालना होता है। तो एटम का मास निकालने के लिए अब यूनिट केजी तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, बिकॉज जैसे कि आपको मालूम कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, इनविजिबल पार्टिकल्स होता है, आपको दिखाई नहीं देता है, तो उसका मास कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या किया, मास निकालने के लिए इसको रेफरेंस एक दूसरा माना गया, जिसमें हाइड्रोजन, हम जानते हैं हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एटम्स होता है। हाइड्रोजन कैसा है, लाइटेस्ट होता है, हल्का सबसे। तो इसको क्या मान लिया, इसका मास मान लिया, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का मास जो है इसका मान लिया 1। ठीक है, अब जब इसका मास आप 1 मान लेंगे तो ये हमें एक स्टैंडर्ड मिल गया। तो अगर हम इसको कहें कि मास ऑफ कार्बन एटम निकालना है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो पता चलता है कि ये हाइड्रोजन से कितने टाइम्स भारी है। तो पता चला ये 12 टाइम्स भारी है, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम, तो अब कितने हाइड्रोजन एटम रखना पड़ेंगे, 12 हाइड्रोजन एटम। तो 1 कार्बन एटम जो है वो 12 हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही हमने निकाला नाइट्रोजन का मास, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो पता चला कि ये 12 टाइम्स मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम के है। यानी कि ये चीज़ सब में कॉमन आ रही है, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो ये 14 टाइम्स इससे भारी है। यानी कि अगर आप यहाँ पर 14 हाइड्रोजन एटम रखोगे तो इनका मास जो है 1 नाइट्रोजन एटम के मास के इक्वल होगा। सपोज़ जैसे कि ये हमारा नाइट्रोजन है एक एटम, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आपके 14 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर हमने कितने लिए, 14 हाइड्रोजन एटम, तो इनके 14 हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल आएगा। इस तरीके से हम इसको आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो कितने हाइड्रोजन एटम होगा यहाँ पर, 14 हाइड्रोजन एटम के बराबर आएगा इस तरह। तो ये 1 हाइड्रोजन एटम यानी कि मास है इसका नाइट्रोजन का,
एक नाइट्रोजन एटम का मास जो है वो 14 हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल आ गया। अब जब तक आप एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये दिक्कत करेगा, क्योंकि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। अब कुछ एलिमेंट ऐसे आ गए जिनका मास जो था वो हाइड्रोजन एटम के मल्टीपल्स में नहीं आ रहा था, तो बहुत सारे एटम ऐसे रह गए जिसकी कंपैरिजन करके, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से कंपैरिजन करके आप अदर एलिमेंट्स का मास नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी एक नए स्टैंडर्ड की। हमें रेफरेंस चूज़ करना पड़ा। तो रेफरेंस किसको बनाया जाए? तो साइंटिस्ट ने बड़ा सोचा और सोच के क्या बताया कि अगर हमें आसानी से वो मिल जाए, यानी कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में वो प्रेजेंट है अगर एटम, उसको सेलेक्ट कर लो। दूसरा, वो एटम ज़्यादा रिएक्टिव भी ना हो और कम रिएक्टिव भी ना हो, तो मॉडरेटली रिएक्टिव होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट कि उसका कोई भी आइसोटोप प्रेजेंट ना हो। आइसोटोप तो समझते हैं, आइसोटोप जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, वो आइसोटोप कहलाते हैं। एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ठीक है, तो आइसोटोप उसका कोई भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में मिल रही थी? ये सारी चीज़ें मिल रही थी कार्बन में। तो C12 कार्बन, ये कार्बन 12 वाला जो है ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, ठीक है, और आइसोटोप नहीं होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं, अगर कोई किसी ऐसे एलिमेंट्स को रेफरेंस बना लिया जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाएगा और वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जब अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो हम उसकी रेफरेंसेस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अब इससे किस तरीके से दूसरे एलिमेंट्स का मास निकाला गया उसको देखते हैं। कार्बन का मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये हमें पहले ही पता चल गया था कि एक कार्बन एटम का जो मास है वो 12 टाइम है किसके? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर 12 हाइड्रोजन एटम रखोगे और यहाँ पर एक कार्बन का एटम रखोगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो अगर हम मान लीजिए हाइड्रोजन एटम का मास चाहिए, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो आप इसको उल्टा करके निकाल सकते हैं कि अगर आप कार्बन का मास का 1/12 कर दें, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास है उसका 1/12 कर दो, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम का मास निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया हाइड्रोजन एटम का मास। अगर हमें यहाँ पर मास चाहिए किसका? नाइट्रोजन का, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन एटम का मास जो है, अब जैसे हमने यहाँ पर निकाला ना, एक नाइट्रोजन एटम का मास जो है वो हाइड्रोजन मास के 14 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पर आपको 14 हाइड्रोजन एटम लेने पड़ेंगे तो नाइट्रोजन एटम का मास बराबर होगा। अब हमें यहाँ पता चला कि एक हाइड्रोजन एटम का मास जो है 1/12 है कार्बन के मास से, तो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 14 टाइम्स हो जाएगा, किससे? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो इससे हमें पता चला है कि ये नाइट्रोजन एटम का मास इसके 1/12 मास के 14 टाइम्स हैवी है, 14 टाइम्स हैवी है ये नाइट्रोजन एटम का मास। तो अगर हमें दूसरा एलिमेंट का मास चाहिए, सपोज मास ऑफ किसका, मान लीजिए ऑक्सीजन का मास चाहिए, 1 ऑक्सीजन एटम, तो कितना निकलेगा? 1 ऑक्सीजन का मास 16 टाइम्स होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब यहाँ ध्यान रखना कौन सा कार्बन एटम? कार्बन 12 एटम, ये लिया गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ऑक्सीजन का निकाल लिया, लेकिन ये जो है ना 1/12 सब में कॉमन आ रहा है, ये स्टैंडर्ड माना हमने 1/12 को। तो ये जो स्टैंडर्ड माना है इसकी हमने यूनिट रख दी क्या? AMU। यूनिट क्या रख दिया? AMU, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम मास मान रहे थे सिलेंडर को स्टैंडर्ड माना था, लेकिन सिलेंडर की यूनिट क्या रखें? kg हमने यूनिट रख दी। ऐसे ही यहाँ पर 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम 12 जो है इसको हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं। तो इसको जब स्टैंडर्ड मान रहे हैं तो हम इसकी यूनिट क्या रखें? AMU। तो इसकी जगह पर हमने इसको AMU रख दिया, तो हमारे पास जो मास निकल कर आएगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना निकलेगा? 16
AMU, ये निकल आएगा। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये फुल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास जो है वो 16 AMU निकला है। तो अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस एटम का जो मास है वो किसी से रिलेट करके निकालना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है, ए पर्सन है, मैन, सपोज एक ए मैन है, तो इस ए मैन का जो मास है, मास ऑफ मैन ए, और दूसरा एक हमारे पास है मास ऑफ मैन बी। तो इस मैन का मास जो है वो मान लो 34 kg है, और इसका मास मान लीजिए 50 kg है। ठीक है, दुबले पतले हैं, ज़्यादा तगड़े नहीं हैं, तो इसलिए इनका मास जो है 34 kg का आया, ये 50 kg का है। तो अभी हमें बताना है कि इसका मास जो है इसके कंपेरिजन में कितना है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब रिलेटिव मास निकालना है आपको। तो रिलेटिव मास कैसे निकालते हैं? रिलेटिव मास, तो अगर मैं कहूँ रिलेटिव मास ऑफ बी कितना है, तो रिलेटिव मास ऑफ बी ए से कितना ज़्यादा है ये बताना पड़ेगा, है ना। तो ए से कितना ज़्यादा है ये, तो वो रिलेटिव निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो आप इसको रिलेट करें, मास ऑफ ए ऊपर रखें, नीचे रखें, मास ऑफ ए, और मास ऑफ बी ऊपर रख दें। ठीक है, यानी कि 50/34, ये आ गया। तो ये क्या है हमारा रिलेटिव मास। हमें रिलेटिव एटॉमिक मास किसका चाहिए? नाइट्रोजन का चाहिए। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, नाइट्रोजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए, तो मास हम ऊपर रख दें किसका? मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, कितना? 1 नाइट्रोजन एटम। अब रिलेट कर रहे हैं तो हमें किससे रिलेट करना है? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम से रिलेट करना है। कौन सा कार्बन? 12। तो अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास नाइट्रोजन का निकालें तो आप कार्बन के 1/12 मास से इसको रिलेट कर दें, तो ये आपका निकल आएगा नाइट्रोजन का एटम का मास। जैसे कि नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 AMU होता है। ठीक है, और 1/12 कितना होता है? 1 AMU होता है। 1/12 हमने स्टैंडर्ड माना था, तो ये 1 AMU। अब 1 AMU से ये AMU कट गया, कितना आया? 14। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या है? सोचो, बताओ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की, देखो यहाँ पर यूनिट कैंसिल हो गया, तो ये यूनिट लेस है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है किसका निकालें? किसी का भी निकालेंगे, किसी भी एटम का, नाइट्रोजन एटम, तो ये कैसा आएगा? दिस इज कम्स टू बी यूनिटलेस, ये यूनिटलेस आएगा। तो अभी तक हमने देखा कि कोई भी एक एटम है, सपोज नाइट्रोजन एटम, तो इसका एक एटॉमिक मास हमने निकाला, किस में निकाला? AMU में। ठीक है, दूसरा जो मास निकाला है ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास ये हमारा एक्चुअल मास हो गया, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हो गया, एक्चुअल मास नहीं, एटॉमिक मास है AMU में। रिलेटिव एटॉमिक मास किस में आता है? यूनिटलेस है ये। ठीक है, अब अगर हमें बताना हो कि इसका ग्राम में मास कितना होता है, ये तो हमने AMU में बताया, अपना एक स्टैंडर्ड बनाया, लेकिन हमारा पहले से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है kg का, तो उससे छोटी यूनिट होती है ग्राम। तो ग्राम में इस एटम का मास कितना होगा? तो हमें मालूम है 1 AMU को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें, कितना होता है? तो 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल मास मिल गया 1 AMU का कितना? 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ये कैसे मिला? ये हमने पहले निकाला मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का हमने मास निकाला था, एक कार्बन एटम का मास कितना निकाला? 1.99 10⁻⁻23 ग्राम निकल कर आया था। अब हमने यहाँ पे देखा 1/12 रखा हुआ है, यानी कि अगर हम 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इसका मास निकालना है ग्राम में, तो कितना निकलेगा? इसका 1/12 कर दिया जाए तो 1.99 10⁻⁻23
ग्राम। तो इसको 1/12 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा लगभग 1.67 10⁻⁻24 ग्राम निकल के आया। यानी कि 1/12 ऑफ मास कार्बन एटम के मास का 1/12 जो लिया उसका मास जो एक्चुअल है वो इतना निकल के आ रहा है। इसको ही हमने क्या मान लिया है AMU। बार बार हम इसको लिखेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया 1 AMU। तो 1 AMU की वैल्यू है ये, ठीक है। तो अब एक्चुअल मास अगर हम फाइंड आउट करें कि हाइड्रोजन का एक्चुअल मास कितना है, तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना है 1 AMU, ठीक है। यानी कि 1/12 था, पहले हमने माना था 1/12 निकल कर आया मास ऑफ 1 कार्बन एटम के। तो ग्राम में कितना है, ग्राम में देख लो कितना निकल के आएगा 1/12 यानी कि 1 AMU 1.67 10⁻⁻24 ग्राम निकल कर आएगा। ये एक्चुअल इसका हाइड्रोजन का मास है। तो ऐसे ही अगर हम पूछे नाइट्रोजन का एक्चुअल मास एटॉमिक मास कितना है, तो ये 14 AMU है किसका, नाइट्रोजन का 14 AMU। तो इसी तरीके से एक्चुअल मास इसका निकल के आएगा मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम 14 टाइम्स इंटू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आएगा, नाइट्रोजन का एक्चुअल एटॉमिक मास निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हमने ये बात कर ली आपके एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो होता है वो AMU में निकल के आता है, और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होती है, यानी कि हम इसको कंपेरिजन करके निकालते हैं। यानी कि A का वेट अगर दिया हुआ है दूसरे का निकालना है तो इससे पूछा जाता है कि B A से कितना ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि नाइट्रोजन एटम जो है वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम से 14 टाइम्स हैवी है। तो इसकी डेफिनेशन मोलर मास सिंपल है, एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास है या सब्सटेंस का मास है 1 मोल मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का उसका 1 मोल का मास जो निकालेंगे तो वो बन जाएगा मोलर मास। अब जैसे ही हमने पढ़ा था कि 1 AMU जो है उसकी वैल्यू होती है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। इसको अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो केजी में होगा 1.67 10⁻⁻27 kg। अब आपको मालूम है कि एवोगैड्रो नंबर होता है Na मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं। तो 1 मोल में हमने पढ़ा है 6.022 10⁻23 क्या होता है, ये इतने पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर पार्टिकल्स। अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और एटम है तो एटम हो जाएंगे। तो अगर हम इसका 1/Na कर दें 1/Na, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू 1/Na करने पर हमें मिलती है 1.67 अप्रॉक्सीमेटली 27 kg, यानी कि ये 1 AMU के ही बराबर मिलती है। तो 1/Na को क्या लिख सकते हैं, 1 AMU लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मोल में पार्टिकल्स कितने हैं 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। इसको अगर 1 से डिवाइड करें तो वैल्यू आती है 6.7 10⁻⁻27 kg, और ये वैल्यू 1 AMU के ही बराबर है। तो इसका मतलब 1/Na = 1 AMU इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ पर 1 AMU हो वहाँ पर 1/Na लिख सकते हैं, ठीक है। या कह सकते हो कि जहाँ पर इतना वेट होगा 1.67 10⁻⁻27 kg, तो वहाँ पर भी हम 1/Na लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब हमें निकालना है मोलर मास, क्या क्या होता है मोलर मास। सिंपल कहा हमने कि मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। अब किसका निकालना है, सब्सटेंस का। अब सब्सटेंस हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक सब्सटेंस होता है या तो एटम या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब अगर एटम का 1 मोल का मास निकाल रहे हैं तो ये बन जाता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। क्या बनेगा, ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम मॉलिक्यूल्स के 1 मोल का मास निकाल रहे हैं तो ये बनेगा
ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास जो है वो हमें देगा मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ये होता है मोलर मास। दिस इज कॉल्ड मोलर मास, यानी कि एक मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स का। सपोज हमारे पास क्या है, एक मोल 1 मोल, यानी कि एक मोल हमारे पास मान लीजिए नाइट्रोजन कार्बन का एटम है, एक मोल कार्बन एटम है। तो एक मोल कार्बन एटम का मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कार्बन के एटम का कितना है? 1। तो अगर कार्बन का आपको दिया हुआ है 12 ग्राम, इसकी यूनिट किस में निकालेंगे हम? ग्राम में। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का मास किस में? ग्राम में, इन ग्राम। ठीक है, ग्राम में निकालेंगे तो वो मोलर मास बन जाएगा। तो कार्बन का अगर एक मोल ले तो एक मोल कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम होता है। नाइट्रोजन का, यानी कि इसी को हम कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमें चाहिए, यहाँ पे देखें CO2 का मास, हमें चाहिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। तो ये किसके बराबर आता है? ग्राम मोलर मास के बराबर आता है। ठीक है, ये ग्राम मोलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास यानी कि। तो कार्बन के एक एटम का मास 12, ऑक्सीजन का 32, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? वो एक ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन का हो गया 32। टोटल मिला के हमारे पास 44 ग्राम निकल कर आएगा। तो ये एक पूरा मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल का अगर मास निकालेंगे तो ये ग्राम में निकालेंगे तो हमारा बनेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक मोल का मास। दैट मीन्स 44 ग्राम में हमारे पास एक मोल क्या है? CO2 है। एक मोल CO2 है का मतलब हो गया 6.022 10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 6.022 10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और उसका वेट कितना निकलेगा? 44 ग्राम निकलेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए H2SO4 का दे दिया है तो H2SO4 इसका मास कितना निकलेगा? तो हर एक एटम का मास जो है ऐड कर दो। कार्बन के यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। सल्फ़र है, 1 सल्फ़र 32। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है? एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64 हो गया। टोटल करेंगे तो 4 2 6 2 8 और 9 98 और आगे लगा दिया ग्राम। तो 98 ग्राम ये क्या है? मास ऑफ क्या है? 1 मोल। एक मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4। एक मोल H2SO4 का मास हो गया 98 ग्राम। इसका मतलब एक मोल का मतलब हो गया कि आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हैं? H2SO4 के मॉलिक्यूल्स हैं। इनका वेट कितना हो गया? 98 ग्राम। इसका मतलब ये जो है हमारे पास ये जो मास है वो क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर या मोलर मास है। तो ग्राम मोलर मास आ जाए लिखा हुआ तो समझ जाइए 1 मोल है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास आ जाए तो भी समझ लिए 1 मोल है। और 1 मोल में कितने एटम होंगे? अगर एटम है तो एटम कितने होंगे? वो 6.022 10⁻23 होंगे। और अगर मॉलिक्यूल हैं तो मॉलिक्यूल में कितने एटम मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। वेट कितना होगा उसका? 98 ग्राम हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का।